हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बड़े स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और जहां तक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का सवाल है, जो अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन से हम उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। तो जून 23 का ये क्वेश्चन है। तो जून 23 के इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस करना शुरू करा। इसमें क्या कहता है, पहले तो उसने कहा कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स आइडेंटिफाइड इन द बुक्स ऑफ द सुनील। अब वो कह रहा है ट्रायल बैलेंस शोड ₹250 एस डेबिट एक्सेस, और कह रहा है जो डिफरेंस है वो हमने पोस्ट कर दिया है सस्पेंस अकाउंट को। पहले तो इस पहली लाइन का क्या मतलब है, वो कह रहा है कि जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, तो आपको मालूम है ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। अब वो कह रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड है वो ₹250 से ज़्यादा है, ₹250 से ज़्यादा है। और वो कह रहा है कि इस डिफरेंस को हमने, जो ये एक्सेस है डेबिट साइड का, जो एक्सेस है क्रेडिट साइड से ये ज़्यादा है, कह रहा है इसको हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। ऐसा हम कई बार करते हैं, जब ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है तो जो डिफरेंस होता है उसको हम सस्पेंस अकाउंट में लिख देते हैं और बाद में हम एरर्स को देखते हैं। अब बाद में हमने देखा तो ये एरर्स हमारे सामने आई, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैंने आपको जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर कराया था, और हाल ही में मैंने ये वीडियो अपलोड भी करा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको पॉइंट ऑफ टाइम देखना बहुत ज़रूरी है कि रेक्टिफिकेशन कब हुई है। खास तौर से आपको ये देखना जरूरी है कि रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनने से पहले डिटेक्ट हुई है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनने के बाद, यानी कि नेक्स्ट ईयर में हुई है। तो इस केस में उसने कहा है कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है, इसका मतलब अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया है, तो इसका मतलब ये जो एरर्स डिटेक्ट हो रही हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनने के पहले हो रही है। इज इट क्लियर टू यू? जब ये बात आपको पता लग गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैज बीन कास्ट इन एक्सेस ऑफ 150। क्या मतलब निकला इस पर्टिकुलर लाइन का? उसने लिखा कि जो डेबिट साइड है एक्सपेंस अकाउंट की, उसको हमने ज़्यादा टोटल कर दिया है, यानी कि जो एक्सपेंस अकाउंट हमने बनाया होगा, एक्सपेंस अकाउंट हमने जब बनाया होगा तो एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है, वो कह रहे हैं डेबिट साइड हमने ₹150 से ज़्यादा लिख दी है। ये जो लाइन है टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस हैज़ बिन कास्ट, कास्ट का मतलब टोटल कर दिया, ज़्यादा कर दिया ₹150 से। तो इसका मतलब है कि मैंने एक्सपेंस को कम करना है। अब एक्सपेंस का नेचुरल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस को कम करेंगे तो हम क्रेडिट करेंगे, नो डाउट अबाउट दैट, एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा। अब मैं डेबिट क्या करूंगा, जाहिर है कि डेबिट मैं सस्पेंस अकाउंट करूंगा, तो मेरी एंट्री हो जाएगी पहली सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट 150। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहता है कि सेल्स अकाउंट हैज़ बीन टोटल शॉर्ट बाय 200। आपको याद होगा मैंने आपको बहुत अच्छी तरह डिटेल में बताया था, खासतौर से जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर हमने करा था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था। बस आपको जब इस तरह की लाइन दी हो कि सेल्स या परचेज का बैलेंस हमने ज़्यादा या कम लिखा है, तो आपको पहले तो ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो परचेजेस है उसका नेचुरल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, और सेल्स का नेचुरल बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ये नेचुरल बैलेंसेस तुम्हें बस याद रखने होंगे। अगर परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेजेस रिटर्न का नेचुरल बैलेंस क्या होगा? मैंने कहा जब हम कोई सामान परचेज करते हैं तो परचेजेस का तो डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा। इसी तरह सेल्स का नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है, जब हम सामान बेचते हैं, कोई सामान वापस होगा सेल्स रिटर्न, तो उसका नेचुरल बैलेंस डेबिट होगा। अब मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर ये नेचुरल बैलेंस है, मुझे इसको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि इसका नेचुरल बैलेंस है, और अगर मैंने इस पर बढ़ाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर मुझे कम करना है तो जो नेचुरल बैलेंस है उसका उल्टा कर दूंगा। इसी तरह परचेजेस अकाउंट को अगर मुझे बढ़ाना होगा तो बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा क्योंकि उसका नेचुरल बैलेंस डेबिट है। अगर परचेजेस को कम करना होगा तो मैं क्रेडिट करूंगा। अब यहाँ उसने क्या लिखा है कि सेल्स का जो टोटल है वो हमने कम लिखा हुआ है, 200 से कम लिखा है, तो मुझे उसको क्या करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सेल्स को तो क्रेडिट करेंगे ही करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और फिर मुझे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो तुम्हारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और जितने से भी तुमने बढ़ाना है 200 से। उसके बाद उसने अगले क्वेश्चन में लिखा कि अगले ट्रांजेक्शन में लिखा वन आइटम ऑफ परचेज ऑफ ₹25 हैज बीन पोस्टेड फ्रॉम द परचेजेस बुक टू द लेजर
टू द लेजर एज 350। अब ये वाली चीज तुम्हें तंग कर सकती है अगर बच्चों को ठीक तरह से ये नहीं आता है तो। वन आइटम ऑफ परचेज, तुम्हें मालूम है वन आइटम ऑफ परचेज वो कह रहा है हमने परचेजेस बुक से लेजर में उसकी पोस्टिंग 350 की कर दी। अब इसका क्या मतलब निकला, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। पहले तो वो कह रहा है परचेजेस बुक के बारे में बात कर रहा है, तो आपको पहले तो परचेजेस बुक में ये मालूम होना चाहिए कि हम सिर्फ गुड्स की ट्रांजैक्शन लिखते हैं जो हमने क्रेडिट में खरीदी होती हैं। जो हमने गुड्स क्रेडिट में खरीदे होते हैं केवल वो चीज़ें हम परचेजेस बुक में लिखते हैं, पहले तो ये मालूम होना चाहिए नंबर 1। अब जब मैं सामान परचेज करता हूं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, जिसको कि सप्लायर भी कहा जाता है। टू क्रेडिटर्स अकाउंट या सप्लायर अकाउंट भी हम कहते हैं। इसका मतलब अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है हमने परचेजेस बुक से लेजर अकाउंट में। अब परचेजेस बुक तो अपने आप में एक लेजर होता है ना। अब वो कह रहा है परचेजेस बुक में हमने लेजर अकाउंट में, इनडायरेक्टली उसका मतलब है कि परचेजेस बुक से हमने जब सप्लायर का, पहले तो उसने कहा कि परचेज तो हमने 25 की करी है, पहले तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो तुमने परचेज करा है वन आइटम ऑफ परचेज ऑफ 25। अब कह रहे हैं तुमने उसको अपनी परचेजेस बुक से लेजर में पोस्ट कर दिया 350, तो तुम्हें समझ में ये आना चाहिए कि कौन से लेजर में। इसका मतलब सप्लायर के लेजर में, क्योंकि परचेजेस बुक तो अपने आप में लेजर एक लेजर होता है। तो इसका मतलब है कि मुझे जब सप्लायर अकाउंट में, क्योंकि अगर मैंने ये एंट्री लिखी है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, तो सप्लायर के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मुझे कितना लिखना चाहिए था, मुझे परचेजेस लिखनी तो चाहिए थी कितनी, 25 रुपए की लिखनी तो चाहिए थी, लेकिन हमने लिख कितनी दी 350। तो इसका मतलब मुझे 325 से सप्लायर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसके अकाउंट में 350 लिख दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यानी कि मुझे अब उसकी डेबिट साइड पे 325 लिखना पड़ेगा। 325 और 350 का डिफरेंस तभी तो 25 आएगा। इसका मतलब मुझे सप्लायर को तो डेबिट करना पड़ेगा। अब मैं सप्लायर को डेबिट करूंगा तो मेरी एंट्री होगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इस केस में टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हमने सिर्फ सप्लायर के अकाउंट में मिस्टेक करी है। तो ये जो मैंने पहली 3 एंट्री बताई, एक्सपेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस मैंने बताया था, उसके बाद सस्पेंस टू सेल्स बताया था, अब सप्लायर्स टू सस्पेंस मैंने बताया। ये 3 एंट्री मैंने लिखी भी हुई है, सबको सॉल्यूशन करा हुआ है। अब क्वेश्चन में आगे कहता है कि सेल्स रिटर्न ऑफ 200 फ्रॉम ए पार्टी। किसी पार्टी ने हमने 200 रुपये रिटर्न करे, वो कहता है हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू डैट अकाउंट। फिर आगे उसने क्या लिखा, दो द पार्टीज अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। Though the party's account has been credited। अब इस लाइन का बेसिकली मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब ये हो गया कि किसी पार्टी ने पहले तो हमें कुछ सामान रिटर्न करा, तो मेरी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेट पार्टी, जो भी वो पार्टी है जिसने भी हमें सामान रिटर्न करा है। सामान उसने 200 रुपये का रिटर्न करा। अब उसने हमें ये भी क्लियर कर दिया कि हमने पार्टी के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है। उसने लिख दिया है कि पार्टी के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है, पार्टी के अकाउंट में मैंने सेल्स रिटर्न 200 लिख दिया है, ये उसने कहा। अब इस लाइन का मतलब निकला सेल्स रिटर्न ऑफ 200 फ्रॉम ए पार्टी हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू डैट अकाउंट। यानी कि क्वेश्चन तुम्हें टिल्ट करना चाहता है, क्योंकि ताकि तुम्हें दिमाग लगाना पड़े, पता तुम्हें करना पड़े, ट्रेस आउट करना पड़े कि किसके अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई है। तो इशारा तुम्हें कर दिया गया है कि पार्टी के अकाउंट के क्रेडिट पे लिख दिया है। तो अब इसका नेचुरल सा मीनिंग ये निकला कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में हमने जो पोस्टिंग करनी चाहिए थी टू पार्टी, वो हमने अभी तक नहीं करी। यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में मैंने 200 नहीं लिखा, लेकिन मैंने पार्टी के अकाउंट में लिख दिया है। तो मुझे सेल्स रिटर्न को डेबिट तो करना पड़ेगा। अब ये बात तो साफ है, क्योंकि सेल्स रिटर्न को अकाउंट पे हमने लिखा ही नहीं है, तो सेल्स रिटर्न को तो डेबिट करेंगे। लेकिन मैं अब टू पार्टी नहीं लिखूंगा, क्योंकि टू पार्टी लिखूंगा पार्टी के अकाउंट में तो पोस्टिंग हो चुकी है। अब मैं लिखूंगा टू सस्पेंस अकाउंट। तो इस केस में फोर्थ में आपकी एंट्री ये हो जाएगी, डेट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, जो मैंने बताई। इज इट क्लियर टू यू? अब इसमें अगले पॉइंट में कहता है एक चेक है 600 रुपीज का, जो हमने सप्लायर को इश्यू तो कर दिया। सप्लायर, जिसको कि सन्ड्री क्रेडिटर्स भी कहते हैं, वो कह रहा है सप्लायर जो है हम सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर शो कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि आपने एक चेक इश्यू करा है सन्ड्री क्रेडिटर को या सप्लायर को, क्योंकि तुमने उसके कुछ ड्यूज देने थे। लेकिन वो कह रहा है तुमने डेबिट कर दिया गलती से परचेजेस अकाउंट को। तो यहाँ जो बेसिकली मिस्टेक हो रही है ये आपको पहचाननी पड़ेगी। वो कह रहा है कि आपने सप्लायर को चेक इश्यू करा, तो आपको एंट्री तो लिखनी चाहिए थी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट या चेक अकाउंट, लिखनी तो ये चाहिए थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुमने सप्लायर की जगह किसको कर दिया डेबिट, यानी कि ये एंट्री तो तुमने करी नहीं, करनी चाहिए थी, बल्कि तुमने एंट्री क्या लिख दी, तुमने परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चेक अकाउंट, एक तरीके से आपने एंट्री कर दी है। चेक की जगह तुम बैंक भी लिख सकते हो। अब मुझे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने सप्लायर को बिना मतलब पे डेबिट कर दिया, तो सॉरी परचेजेस को बिना मतलब पे डेबिट कर दिया, तो मुझे इसको ठीक करने के लिए अब क्रेडिट करना पड़ेगा। और सप्लायर को मैंने जो डेबिट करना चाहिए था वो मैंने करा ही नहीं, तो मैं अब एंट्री क्या लिखूंगा, सप्लायर अकाउंट डेबिट, सप्लायर को अब डेबिट करूंगा, और परचेजेस को मैंने बिना मतलब पे डेबिट कर दिया था उसको क्रेडिट करूंगा। तो अगली एंट्री हो जाएगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और यही एंट्री मैंने यहाँ लिखी है। सप्लायर को सन्ड्री क्रेडिटर भी कहते हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर या सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? फिर उसने लिखा कि a credit sale of 100 has been credited to the sales and also to the debtors account। अब देखो इस तरह की ट्रांजेक्शन, वो कह रहे हैं आपने क्रेडिट में 100 रुपये पोस्ट तो क्रेडिट सेल करी, पहले तो उसने ये बताया कि आपने क्रेडिट में सेल करी है। जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं तो हमारी एंट्री कस्टमर या डेटर अकाउंट होती है। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 100 रुपये की तुमने सेल करी है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सेल करी। अब वो क्या कह रहा है, जब मैं इसकी पोस्टिंग करूंगा तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट मिल रहा है, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। तो वो कह रहा है हमने सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट करा ही है, वो कह रहा है हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और लॉजिकली मुझे क्या करना चाहिए था, डेटर्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। एंट्री को जब मैं पोस्ट करता तो कस्टमर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना चाहिए था, लेकिन वो कह रहा है हमने कस्टमर को भी क्रेडिट कर दिया 100 रुपये से, यानी कि सेल्स में तो सब काम ठीक हुआ है, लेकिन कस्टमर में जहां हमने डेबिट में लिखना चाहिए था 100 रुपीज़, वहां हमने उसके क्रेडिट में लिख दिया। तो पहले तो जो क्रेडिट में लिख दिया उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि कस्टमर अकाउंट को एक तो मैं डेबिट करूंगा ताकि जो मैंने क्रेडिट में लिखा है वो ठीक हो जाए, और कस्टमर के अकाउंट में डेबिट में लाना है मुझे 100 रुपीज़, तो मुझे एक बार और डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि सिंपल वर्ड्स में तुम डायरेक्टली कस्टमर को 200 रुपीज़ से डेबिट कर दोगे तो अब ये ठीक हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस केस में अब कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट आपकी अगली एंट्री। कस्टमर को डेटर्स भी कहते हैं, तो डेटर्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डेटर्स अकाउंट डेबिट 200 टू सस्पेंस अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से ये जून 23 का क्वेश्चन था। तो उसके अलावा जून 24 का भी क्वेश्चन आप देखें जी। जून 24 में क्या कह रहे हैं, द ट्रायल बैलेंस ऑफ राजेश ब्रदर्स ऑन 31st of March 2023 डिड नॉट एग्री। वो कह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ। इन ऑर्डर टू क्लोज द बुक्स द अकाउंटेंट प्लेस द डिफरेंस of 26,700 to suspense account for necessary adjustment in the period। इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह उसने बताया कि हमने जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो वो कह रहा है कि डिफरेंस आ गया 26,700 का। ये डेबिट डिफरेंस है, और डेबिट डिफरेंस का मतलब होता है कि डेबिट साइड बड़ी है। खैर वो कह रहा है डिफरेंस आ रहा है, करेक्ट, उसने डेबिट भी लिखा हुआ है, डेबिट डिफरेंस है क्योंकि आपकी डेबिट साइड बड़ी है इनडायरेक्टली, इसका मतलब है वो कह रहा है कि तुमने उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। यहां तक तो ठीक है, टू सस्पेंस अकाउंट फॉर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द नेक्स्ट पीरियड, लेकिन तुमने अब जो एडजस्टमेंट करी है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में करी है। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ही है कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बन चुका होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसका मतलब तुम एडजस्टमेंट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कर रहे हो, तो इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनने के बाद एडजस्टमेंट कर रहे हो। करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बन चुका है। इज इट क्लियर टू यू? आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपनी रेगुलर क्लासेस में इस तरीके के कराए थे। मैंने उसमें बताया था जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनने के बाद हम एडजस्टमेंट नेक्स्ट ईयर में करते हैं तो रेक्टिफिकेशन किस तरीके से करा जाएगा। पहले तो आप नॉर्मल रेक्टिफाइंग एंट्री देखेंगे। सपोज नॉर्मल रेक्टिफाइंग एंट्री मैंने कर दी है, ऐसे ही मान लेते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मान लो मैंने कोई रेक्टिफाइंग एंट्री करी, मैंने कहा जब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम एडजस्टमेंट करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे, पहले तो आप नॉर्मल तरीके से रेक्टिफिकेशन करो। अब रेक्टिफाइंग एंट्री को लिखने के बाद आप ये सोचो कि इसमें से कौन सा आइटम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ सकता है।
मशीनरी तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आ सकती, रेंट आ सकता है। तो रेंट को सब्सटीट्यूट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से, यानी कि तुम्हारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। याद आया आपको, मैंने इस तरह से आपको बताया था, यानी कि नॉर्मल तरीके से पहले आपने रेक्टिफाइंग एंट्री को सोचना है और उसके बाद आपने उसकी एंट्री कर देनी है। अब इस केस में एटलीस्ट आपको इतना पता लग जाना चाहिए कि 31 मार्च 2023 को तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ है, और अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने के बाद उसने कहा कि फॉलोइंग एरर्स, वो उसने बता भी दिया कि 25 अप्रैल 2023 को, यानी कि नेक्स्ट ईयर में फॉलोइंग एरर्स अराइजिंग इन 22-23 में जो एरर्स हुई थी वो तुमने डिटेक्ट करी अगले साल 25 अप्रैल 2023 को। अब इन एरर्स में उसने क्या लिखा कि 4509 अलाउड एज कैश डिस्काउंट टू ए डेटर was not debited to discount account। इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हो गया, पहली ट्रांजैक्शन का कह रहा है कि आपने कैश डिस्काउंट दिया। जब आप अपने डेटर्स को डिस्काउंट पहले तो किसको दे सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं ना, तो कस्टमर यानी कि डेटर, मैंने कहा अकाउंट्स में कस्टमर का मतलब डेटर होता है। तो तुमने एंट्री लिखनी चाहिए, लिखी तुमने एंट्री कस्टमर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, ये तुमने एंट्री लिख दी है। वो कह रहा है तुमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, और जो भी डिस्काउंट दिया 4509 का, अब वो कह रहा है इसको आपने डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट नहीं करा, क्योंकि अगर मैं लेजर अकाउंट बनाता डिस्काउंट अकाउंट का तो डिस्काउंट अकाउंट, सॉरी मैंने लिख दिया कस्टमर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, एक्सट्रीमली सॉरी, एक सेकंड के लिए। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट तो हमारे लिए लॉस है ना, तो मेरी एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, एक्सट्रीमली सॉरी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और कस्टमर का जो बैलेंस है वो कम हो जाता है तो कस्टमर को हम क्रेडिट करेंगे। अब वो कह रहा है कि हमने एंट्री तो कर दी है लेकिन हमने डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट नहीं करा, यानी कि जब मैंने डिस्काउंट अकाउंट बनाया तो डिस्काउंट अकाउंट में मुझे टू कस्टमर लिखना चाहिए था। वो कह रहे हैं हमने डिस्काउंट अकाउंट में मिस्टेक करी है, जो मुझे यहाँ 4509 लिखने चाहिए थे, यानी कि मुझे डिस्काउंट अकाउंट को बढ़ाना है। लेकिन जब मैं रेक्टिफाइंग एंट्री करूंगा तो मैं डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नहीं करूंगा, क्योंकि इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि कस्टमर के अकाउंट में एंट्री हो चुकी है। उसने कहा डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट नहीं करा, इसका मतलब कस्टमर को आपने ठीक ट्रीटमेंट कर दिया है, तो इसलिए एंट्री होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एंट्री होगी, यानी कि अगर मैं एडजस्टमेंट करता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनने से पहले तो मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री ये होती। बिकॉज अब की बार जो मैं रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं वो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कर रहा हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा इन दोनों में से कौन सी चीज P&L में आती है। डिस्काउंट आता है, तो इसलिए अब मेरी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो यही एंट्री मैंने लिखी होगी और यही एंट्री मैंने लिखी भी है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये 4509 है, 4509 की फिगर लिखी हुई है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद कह रहा है क्रेडिट सेल ऑफ 6550 वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट एज 5650। अब ऐसे पॉइंट में कई बार स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम होती है। पहले तो आपको यह समझना होगा कि आपने क्रेडिट में सामान बेचा है, और जब आप क्रेडिट में सामान बेचते हैं तो जाहिर है कि सेल्स को क्रेडिट करते हैं और डेटर्स यानी कि कस्टमर्स को हम डेबिट करते हैं, तो हमारी एंट्री होती है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये मेरी एंट्री होती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी तरीके का, है क्या? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब वो कह रहा है क्रेडिट सेल्स तो 6550 की थी, 6550 की थी क्रेडिट सेल। अब क्या कह रहा है कि हमने जब क्रेडिट में सामान परचेज करा वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर अकाउंट। अब जाहिर है कि जब मैंने सेल्स करी, सॉरी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कस्टमर को तो डेटर कहते हैं। अब कह रहा है जब मैंने कस्टमर को ये सेल करी तो मुझे ये बताओ कस्टमर का अगर मैं लेजर अकाउंट बनाता तो लेजर अकाउंट में मैं कौन सी साइड में लिखता? लेजर अकाउंट में मुझे लिखना चाहिए था टू सेल्स अकाउंट। लॉजिकली कस्टमर के अकाउंट में ये बैलेंस आना चाहिए था, यानी कि बैलेंस कैरी डाउन 6550 आता अगर मैंने ठीक तरीके से लिखा होता। पहले तो उसने क्या कहा कि कस्टमर के अकाउंट में हमने डेबिट में लिखा ही नहीं है। वो कह रहा है कि कस्टमर के अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया, और क्रेडिट साइड में भी हमने अमाउंट कितना लिख दिया, 5650 लिख दिया। ये मैंने कस्टमर के क्रेडिट में लिख दिया। अब देखो पहले तो जो ये क्रेडिट में लिखा है ना, ये जो क्रेडिट में लिखा है इसको जीरो कर दो,
क्रेडिट में लिखा है तो इसको जीरो करने के लिए डेबिट तो करना ही पड़ेगा, यानी कि कस्टमर को मुझे 5650 से एक बार डेबिट करना पड़ेगा इसको जीरो पे लाने के लिए। और जो कस्टमर के अकाउंट पे मुझे लिखना चाहिए था डेबिट साइड में वो मैंने लिखा नहीं है, तो एक बार फिर से कस्टमर को मैं 6550 से डेबिट करूंगा। तो इन दोनों का जो टोटल आ जाएगा 12,200, इसका मतलब तुम कस्टमर को इतने से डेबिट करोगे। तो तुम्हारी जो रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू सस्पेंस अकाउंट। अब इस केस में कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो पीएनएल में आता है, तो आपकी यही एंट्री रहेगी। समझ में आया? और यही एंट्री मैंने लिखी भी होगी, देखें आप, मैंने यहाँ पर यही एंट्री लिखी है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? क्योंकि इन दोनों में से कोई भी चीज़ पीएनएल में नहीं आती, तो यही एंट्री आपकी रहेगी। अब थर्ड में कह रहा है मशीन आपने परचेज करी 1 अक्टूबर 2022 को 50,000 रुपये में कैश में, और उसको लेकिन आपने पोस्ट कर दिया परचेजेस अकाउंट के लेजर में, और ऊपर से उसने ये भी लिखा है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाज एप्लीकेबल ऑन मशीन 15% पर एनम। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आपको 2-3 चीज़ें समझनी होंगी। पहले तो आपका जो करंट अकाउंटिंग ईयर है, करंट अकाउंटिंग ईयर वो 1/4/2022 से स्टार्ट हो रहा है और 31/3/2023 को ख़त्म हो रहा है। ये तो करंट अकाउंटिंग ईयर है, हालांकि एरर की डिटेक्शन 25 अप्रैल को हुई है। वो कह रहा है इस साल हमने 1/10/2022 को एक मशीनरी खरीदी। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने एक मशीनरी खरीदी इस तारीख को, और मशीनरी हमने 50,000 रुपये की खरीदी, और उसने हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी दिया है। अगर सब कुछ ठीक तरीके से होता तो मेरे मशीनरी अकाउंट में ईयर के एंड में कितना बैलेंस आना चाहिए? 50,000 थोड़ी आएगा, क्योंकि मैंने तो इस तारीख को मशीनरी खरीदी है। लॉजिकली इस तारीख को मशीनरी अकाउंट में जो बैलेंस आना चाहिए डेप्रिसिएशन के बाद आना चाहिए। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? डेप्रिसिएशन आपका 50,000 इंटू 15% इंटू 6/12, 6 महीने का डेप्रिसिएशन यहां से लेकर के यहां तक, जो कि 3750 का हो जाएगा। यानी कि लॉजिकली अगर मैं कोई मशीनरी खरीदूं तो ईयर के एंड में बैलेंस शीट में मशीनरी कितनी आनी चाहिए? 50,000 लेस डेप्रिसिएशन 3750, तो मशीनरी के अकाउंट में बैलेंस जो बचना चाहिए 46,250 का बचना चाहिए। करेक्ट, इतना बैलेंस बचना चाहिए। खैर, अब वो क्या कह रहा है, पहले तो आप इसको एक ही एंट्री पे भी कर सकते हैं और बेहतर तरीके से समझने के लिए 2 में भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब देखें जी, करना क्या है। सबसे पहले तो आपने जो मशीनरी खरीदी 1 अक्टूबर को, तो एंट्री होनी चाहिए, एंट्री भी आपने कर दी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 50,000 रुपये की आपने मशीनरी खरीदी। अब वो क्या कह रहा है कि जो आपने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी परचेस्ड वॉज पोस्टेड टू परचेजेस अकाउंट इन द लेजर। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि मशीनरी अकाउंट में तो आपने पोस्ट ही नहीं करा, आपने परचेजेस अकाउंट में पोस्ट कर दिया। इसका मतलब मशीनरी अकाउंट में आपने पोस्ट ही नहीं करा, क्योंकि आपने इसको परचेजेस के अकाउंट में पोस्ट कर दिया 50,000 रुपये। एक तो परचेजेस बिना मतलब पे डेबिट हो गई, इसको ठीक करना पड़ेगा क्रेडिट कर करके, और मशीनरी अकाउंट में हमने लिखा ही नहीं, तो मशीनरी को भी बढ़ाना पड़ेगा डेबिट। तो इसका मतलब एक तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि मशीनरी को भी बढ़ाना है तो मशीनरी अकाउंट में मैं डेबिट करूंगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और परचेजेस को मैंने बिना मतलब पे डेबिट कर दिया तो परचेजेस को मैं क्रेडिट करूंगा। लॉजिकली मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री तो ये होनी चाहिए पहले तो। मैंने कहा मैं 2 एंट्री करके तुम्हें बताऊंगा। अब आपको ये देखना है इन दोनों में से कौन सा आइटम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। परचेजेस आता है, तो मैंने कहा परचेजेस को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट से, यानी कि एक तो आप ये एंट्री लिखेंगे। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री भी करनी है, करेक्ट। अगर मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री करता, अगर मैं डेप्रिसिएशन की नॉर्मल एंट्री करता तो मेरी एंट्री, क्योंकि ये एंट्री तो हमने करी नहीं ना, क्योंकि हमने मशीनरी अकाउंट में तो लिखा ही नहीं, तो अगर मैं इसकी नॉर्मल एंट्री करता तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट एंट्री होती है।
पर ये एंट्री मैंने करी नहीं, 3750 से मैं डेप्रिसिएशन भी लगाता तो मेरी ये एंट्री होनी चाहिए थी। तो इसलिए अब डेप्रिसिएशन को लाने के लिए मुझे ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। लेकिन बिकॉज ये एडजस्टमेंट पीएनएल के बनने के बाद हो रही है, तो अब मुझे ये देखना है इन दोनों में से कौन सी चीज़ पीएनएल में आएगी। तो पीएनएल में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। इसका मतलब इस एंट्री को करने के बाद मुझे एक एंट्री ये भी करनी पड़ेगी, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। हालांकि डायरेक्टली भी करा जा सकता है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। आप चाहो तो ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन लिख सकते हो, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 3750। अब आप देखें जरा ध्यान से, मैंने आपको क्या कहा था। अब ये दो एंट्री देखें, मशीनरी क्रेडिट हो रही है 3750 से, डेबिट हो रही है 50,000 से। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 46,250। तो मैंने बताया था अगर मैं कोई मशीनरी 50,000 की खरीदूं और 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाऊं तो उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में इतनी नज़र आनी चाहिए। तो अब नज़र आ रही है। इज इट क्लियर टू यू? अब एक दिसंबर 24 के इस क्वेश्चन को भी देखें। करेक्ट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब वो कह रहे, हालांकि इस क्वेश्चन में, अच्छा मैंने ये क्वेश्चन फिनिश हो गया कि नहीं, पहले मैं ये भी देख लूँ। इस देखो तुम्हारे जो ये सॉल्यूशन है, यहाँ डायरेक्ट एंट्री मैंने करी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तुम चाहो तो वो दो एंट्री करके कर लेना, वो तुम्हें समझने में ज़्यादा मददगार साबित होंगे। फिर कह रहे सेल्स बुक जो है वो ओवरकास्ट है 10,000 रुपये से, और सेल्स का नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको कम करना है। तो सेल्स को कम करने के लिए बेसिकली मैंने कई बार अब ये चीज़ें बता दी हैं, सेल्स को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट मेरी एंट्री होनी चाहिए, और वो कह रहा है सेल्स को कम करना है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब इन दोनों में से सेल्स जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। कोई भी चीज़ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी तो अब मेरी एंट्री हो जाए, उसके आगे उसको मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा पीएनएल एडजस्टमेंट से। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, इसलिए ये एंट्री लिखी है। अब आप बोलोगे सर ये एंट्री कहाँ से आ गई, ये तो ट्रांजैक्शन दी नहीं है क्वेश्चन में। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये ट्रांजैक्शन तो दी नहीं है क्वेश्चन में। ये बेसिकली क्या है, देखो तुम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को देखो, यहां पर ये डेबिट हो रहे हैं जहां जहां तुमने पीएनएल लिखा है, पीएनएल एडजस्टमेंट, ये डेबिट हो रहा है पहले 4509 से इस एंट्री में, सेकेंड एंट्री में कुछ नहीं हो रहा, थर्ड एंट्री में 46,250 से क्रेडिट हो रहा है, तो 46,250। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर ये पीएनएल डेबिट हो रहा है 10,000 से, तो 10,000 डेबिट में, फिर बस इतना ही हो रहा है। अब अगर तुम इन दोनों का डिफरेंस देखोगे ना, तो इन दोनों का डिफरेंस क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है तो डिफरेंस तुम्हारा 31,750 के बराबर आना चाहिए। एक्चुअली अब तुम इस फिगर को ना 4,500 ही कर लेना, ये जो मैंने 9 में कराई है यहाँ फिर 4,500 कर लेना, ठीक है, जो कैश डिस्काउंट की फिगर है उसको 4,500, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम्हें 8 तरीका मालूम होना चाहिए। जो भी ये डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस क्या बता रहा है कि हमने जब ये एरर को ठीक करा, बिकॉज पीएनएल एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड बढ़ी है तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया, तो अब जो वो प्रॉफिट है उसको कैपिटल अकाउंट में ले जाया जाएगा। तो इसलिए एंट्री करिए जो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ी है, अब इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में, तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब तुम चाहो तो अपने सस्पेंस अकाउंट को भी टैली करके दिखा सकते हो। सस्पेंस अकाउंट पे पहले तो डेबिट बैलेंस था, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, और जहां जहां तुमने जिस एंट्री में सस्पेंस लिखा है उसकी पोस्टिंग तुम करोगे, तो ये अकाउंट अपने आप टैली हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? अगर बाई चांस क्वेश्चन कहे तो। अब दिसंबर 24 एमटीपी का जो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए कंसर्न हैज एग्रीड बट द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर डिस्कवर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। अब ट्रायल बैलेंस तो मिल गया, लेकिन ट्रायल बैलेंस के मिलने के बाद ये एरर सामने आई। वो कहता है कि हमने कोई एंट्री पास नहीं करी रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग रेंट। हुआ क्या कि जब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया, 99% बच्चे जो इसको सॉल्व कर करके आए, उन्होंने क्या करा, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दी। क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनने से पहले की हैं, तो अगर आप इसकी एंट्री करते तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग एंट्री करते हैं। एंट्री तो आपको इस क्वेश्चन में करनी ही नहीं है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में उसने पूछा तो जो है, एक्चुअली वो कहाँ चला गया, द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए कंसर्न डिड नॉट एग्री, मिस्टेक्स वर डिटेक्टेड, मिस्टेक्स वर डिस्कवर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द
आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट, सॉरी इस केस में आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं रेंट को सब्सटीट्यूट करता P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से। एक्चुअली एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन आया था तो आपसे ये पूछा था कि इसका इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या पड़ेगा और इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में क्या पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब देखिए जी, याद ये रखना है कि आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो चुका है और तब तो आपने ये एरर्स को रेक्टिफाई नहीं करा है। वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनने के बाद एरर्स पिक्चर में आ रही हैं। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो तुम अकाउंट अपना P&L बना चुके हो, क्योंकि ये जो तुमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर का बनाया होगा, इन एडजस्टमेंट को तुमने उसमें इंक्लूड नहीं करा होगा। तो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि P&L पे क्या फ़र्क पड़ा और उसके अलावा जो तुमने अपनी बैलेंस शीट बनाई होगी उस बैलेंस शीट में क्या फ़र्क पड़ा है। क्वेश्चन ने एक्चुअली ये पूछा था और बच्चे करके आ गए एंट्रीज। खैर, मन ही मन में तुम एंट्री सोचो या कहीं रफ में लिख करके, तब तुम इसका आंसर दे सकते हो। अब देखो, अगर मैंने रेंट की, अगर मैंने ये एंट्री नहीं करी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, बिकॉज एंट्री नहीं करी तो क्या हुआ, जब मैंने इस साल का P&L बनाया तो इसका अंदर P&L की डेबिट साइड में मैंने रेंट नहीं लिखा, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसका इसीलिए मैंने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के नीचे लिखा है प्रॉफिट वाज ओवर स्टेटेड बाई 2000, क्योंकि मुझे ये बताना है कि जो करंट ईयर का मैं P&L बना चुका हूँ उस पर क्या असर पड़ा होगा, इसका इन मिस्टेक्स की वजह से उसका क्या असर पड़ा। मुझे रेक्टिफाई नहीं करनी है, एंट्री नहीं करनी है। मैंने कहा रेक्टिफाइंग एंट्री जब मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ इसकी एंट्री पहले तो मैं नॉर्मल तरीके से सोचूंगा रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद रेंट P&L एडजस्ट, रेंट जो है P&L का आइटम है तो उसके आगे P&L एडजस्टमेंट लिख दूंगा। अगर एंट्री पूछी होती तो मैं ये जरूर करता, लेकिन क्वेश्चन में ये तो पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा है कि जो करंट ईयर का आप P&L बना चुके हो, जहां तुमने ये एंट्रीज करी नहीं है, ये एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट ही नहीं करी, तो उसका क्या असर पड़ रहा है P&L पे और बैलेंस शीट पे। तो इसका मतलब जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, एक तो वो ओवर स्टेट हो गया 2000 रुपीज से, और दूसरा क्या हो गया, जब तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो बैलेंस शीट में जाहिर है कि तुम्हारी कैपिटल भी 2000 से ज़्यादा बढ़ गई, इसका मतलब। और तीसरा इफेक्ट ये हुआ कि तुमने आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जो तुम्हारी आनी चाहिए थी वो नहीं आई, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी तुमने कम लिखी हुई, अंडरस्टेटेड। तो इस तरह से इफेक्ट बताने अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो। फिर कह रहे हैं परचेजेस बुक वॉज ओवरकास्ट। परचेजेस बुक ओवरकास्ट है, परचेजेस डेबिट साइड का आइटम है, तुमने परचेजेस ज़्यादा लिख दी। अब तुमने जब करंट ईयर का P&L बनाया तो तुमने डेबिट साइड का आइटम ज़्यादा लिख दिया, तो उससे करंट ईयर का प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कम आ गया, ग्रॉस और नेट प्रॉफिट दोनों ही कम आ गए, इजंट इट और नॉट, अंडरस्टेट हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, कैपिटल भी कम आए, क्योंकि नेट प्रॉफिट कम आएगा तो कैपिटल भी कम आएगी। कह रहे 4000 रुपये का डेप्रिसिएशन आपने मशीनरी पे देना था, नहीं दिया, तो ये भी वही चीज़ है, जब तुमने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन नहीं दिया, एक तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो ओवर स्टेट हो जाएगा क्योंकि डेबिट साइड में P&L के आपने डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, नेट, और आपकी कैपिटल की भी ओवर स्टेट हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा नेट प्रॉफिट आपने कैपिटल में ऐड करा, और मशीनरी को आपने लिखा ही नहीं है, इसका मतलब मशीनरी जो है अंडर स्टेटेड है 4000 से, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपने ये ओवर स्टेटेड नहीं, मशीनरी के आगे अंडर स्टेटेड लिखना पड़ेगा। मशीनरी जो है वो अंडर स्टेटेड है, सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं लिखा तो मशीनरी भी ओवर स्टेटेड है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन तो लिखा ही नहीं, मशीनरी भी ओवर स्टेटेड है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरह से आप लिखेंगे मशीनरी वॉज ओवर स्टेटेड बाई 4000, कैपिटल वॉज ओवर स्टेटेड बाई 4000। फिर कह रहे हैं 600 पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी हैज बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। अब आपने स्टेशनरी जब परचेज, देखो ये दोनों ही खर्चे P&L में आते हैं, वो अलग मैटर है कि स्टेशनरी के बजाय आपने परचेजेस लिख दिया, पर आप स्टेशनरी लिखते तब भी डेबिट में लिखते, परचेजेस भी आपने डेबिट में लिखी, इसलिए अब की बार कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा नेट प्रॉफिट पे और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बैलेंस शीट पे, करेक्ट। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मालूम होनी चाहिए। सेल्स बुक ओवरकास्ट है 1000 से। अब जब सेल्स बुक तुमने ज़्यादा लिख दी, क्रेडिट साइड का आइटम ज़्यादा लिख दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा, नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा, कैपिटल भी ज़्यादा आ जाएगी। उसके अलावा कह रहा है 5000 रुपये तुम्हें एक बुक डेट्स से मिले, रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक डेट्स हैड बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब यहां पर क्या हुआ कि तुम्हें डेटर से पैसा मिला 5000 रुपये का, पैसा तो तुम्हें डेटर से मिला, लेकिन तुमने सोचा सेल से मिला। अब मैं इसको रेक्टिफाई नहीं कर रहा हूं, अब हमें यह बताना है, क्योंकि हमने तो P&L करंट ईयर का बना दिया, इसका मतलब मैंने सेल्स बढ़ा दी बिना मतलब पे,
तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ गया और नेट प्रॉफिट भी मेरा 5,000 रुपये से बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? इस ट्रांजेक्शन, इससे पहले कोई और ट्रांजेक्शन है क्या? अच्छा, सेल्स ओवरकास्ट का तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि सेल्स ओवरकास्ट, और उसके बाद मैंने ये बताया। तो 5,000 रुपये से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, कैपिटल मेरी 5,000 रुपये से बढ़ जाएंगी। क्योंकि डेटर ने मुझे पैसा दे दिया, लॉजिकली डेटर कम होने चाहिए थे, लेकिन मैंने डेटर्स को तो कम करा ही नहीं, इसलिए डेटर्स भी ओवर स्टेटेड है और कैपिटल भी ओवर स्टेटेड है। तो ये क्वेश्चन पिछले 4 जो अटेम्प्ट हुए हैं न्यू सिलेबस के, उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस भी मैंने अब आपको करा दिया, और हाल ही में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर अपलोड करा है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है? तो मिलते, और याद रखें कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसपे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, खासतौर से नेक्स्ट सेशन में मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। इसके बारे में का मतलब है कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।